बहादुरी का दूसरा नाम है गोरखा बटालियन। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, लेकिन नेपाल के गोरखास का अपना एक अलग ही मुकाम है। गोरखा सोल्जर्स जाने जाते हैं अपनी हिम्मत, ड्यूटी के प्रति समर्पण और वफादारी के लिए। गोरखास को लगभग 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भर्ती किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी और 1947 के बाद इंडियन और ब्रिटिश आर्मी में भी उनकी रिक्रूटमेंट हुई। तब से लेकर आज तक गोरखास ने हर बैटलफील्ड पर अपनी दिलेरी दिखाई है। 2 वर्ल्ड वॉर से लेकर इंडिया की हर एक जंग में गोरखास ने अपनी बहादुरी के लिए कई बैटल ऑनर्स और गैलेंट्री अवार्ड्स जीते हैं। यहाँ तक कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार एज अ प्राइम मिनिस्टर नेपाल विजिट किया था, तो उन्होंने नेपाल पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए कहा था, हिंदुस्तान तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। गोरखास इंडियन आर्मी की बैकबोन है, जिसमें लगभग 32,000 गोरखास आज 7 गोरखा रेजिमेंट्स का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन गोरखास को नेपाल से इंडियन आर्मी में क्यों रिक्रूट करते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। दरअसल इन नेपाली सोल्जर्स को 1947 में नेपाल, इंडिया और ब्रिटेन के बीच साइंड ट्राइपार्टाइट ट्रीटी के तहत रिक्रूट किया जाता है और इसी वजह से आज करीब 32 से 35,000 नेपाली सोल्जर्स इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। जहाँ तक इन गोरखा सोल्जर्स के सिग्निफिकेंस की बात है, तो इसके बारे में पास्ट में हिटलर समेत कई मिलिट्री लीडर्स ने इतना कुछ कहा है कि इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। असल में गोरखा वॉर के दौरान गोरखास की फाइटिंग क्वालिटी से इंप्रेस होकर ब्रिटिशर्स ने 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन को रेज किया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 6 गोरखा रेजिमेंट्स को इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने 7वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट को री-रेज किया, जिसमें 7th गोरखा राइफल्स और 10th गोरखा राइफल्स के वो सभी गोरखा सोल्जर शामिल थे जो ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि इन गोरखा सोल्जर्स को कैसे रिक्रूट किया जाता था। मेजर जनरल अशोक के मेहता कहते हैं कि पहले गोरखा रेजिमेंट में रिक्रूटमेंट इंडियन नेपाल बॉर्डर पर भी होता था, लेकिन बाद में ये रिक्रूटमेंट परमानेंट लोकेशंस जैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और वेस्ट बंगाल के गुम में होने लगे। ये दोनों गोरखा रिक्रूटिंग डिपो हैं। नेपाल से रिक्रूटर्स, जिन्हें गलावलास कहा जाता है, यंग गोरखास को भारतीय फौज में भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट डिपोज तक लाते हैं। इसके लिए उन्हें 20 से 24 दिन की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। रिक्रूटमेंट डिपो पर उनका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसके बाद सिलेक्टेड गोरखास को रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है। इवन गोरखा के रिक्रूटमेंट सिस्टम में भी वक्त के साथ काफी चेंजेस आए हैं। पहले इंडियन रिक्रूटिंग टीम्स को नेपाल के इनएसेसिबल एरिया में भेजा जाता था ताकि वहां से नेपाली यूथ को भर्ती के लिए लाया जा सके। पहले ये यूथ फिजिकल अपीयरेंस और डिफिकल्ट टेरेन में सर्वाइव करने की एबिलिटी के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किए जाते थे, लेकिन अब रिक्रूटमेंट सिस्टम काफी ट्रांसपेरेंट हो गया है, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले जहाँ 100% रिक्रूटमेंट नेपाल से ही होता था, उसे बाद में चेंज करके 70:30 के रेशियो में कर दिया गया, यानी 70% नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखास और 30% इंडियन डोमिसाइल्ड गोरखास। इवन कोविड से पहले तक रिक्रूटिंग डिपोज 60:40 के रेशियो में गोरखास को इंडियन आर्मी में एब्जॉर्ब कर रहे थे। फिलहाल नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखास को 2 GRDs यानी गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो के थ्रू रिक्रूट किया जाता है, जो गोरखपुर और दार्जिलिंग में है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडिया, नेपाल और यूके की आर्मीज एक डेट और नेपाल की ही एक लोकेशन डिसाइड करती थी रिक्रूटमेंट रैली के लिए, और उस दिन तीनों आर्मीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के प्रेजेंस में रिटन एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता था। जैसे अगर 100 रिक्रूट्स ने रैली क्लियर की और ब्रिटिश को 20, इंडिया को 40 और नेपाल आर्मी को 50 गोरखास को रिक्रूट करना है, तो ऐसे में टॉप 20 रिक्रूट्स को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने की चॉइस दी जाती है, क्योंकि उनके पे और अलाउंसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लॉट में इंडियन आर्मी फिल करती है, जो नेपाल आर्मी के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स पे और अलाउंसेस ऑफर करती है। वहीं अगर बात करें इंडियन डोमिसाइल्ड गोरखा की, तो इन्हें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, असम और मेघालय के AROs यानी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस से रिक्रूट किया जाता है। कोविड से पहले तक इसी तरह से गोरखास को इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाता था, लेकिन पेंडेमिक आने के बाद ये रिक्रूटमेंट रुक गया, जिसके बाद सीधा 2022 में इंडिया ने अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत 17 से 21.5 साल के सोल्जर्स को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाना था। इस स्कीम के तहत 4 साल कंप्लीट होने के बाद सिर्फ टॉप 25% परफॉर्मिंग सोल्जर्स को परमानेंट कमीशन के लिए रिटेन किया जाएगा, जबकि बचे हुए 75% सोल्जर्स को एक लमसम मॉनेटरी कंपनसेशन के बाद रिलीज कर दिया जाएगा। अग्निवीर स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से नेपाल ने अपने सिटीजन्स की इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट को लेकर रोक लगा दी है, क्योंकि नेपाल इस शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ सर्विस से एग्री नहीं करता और उसका मानना है कि ये 1947 ट्राइपार्टाइट
एग्रीमेंट का भी उल्लंघन है और इसी वजह से इंडियन आर्मी में नेपाली गोरखा सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट बिल्कुल बंद हो गया है, जिसका नतीजा ये है कि 7 गोरखा रेजिमेंट्स में अब 15,000 सोल्जर्स की कमी हो गई है। इसके अलावा ये पूरा इशू इंडिया नेपाल के रिश्तों पर भी असर डालता रहता है और इंडिया की स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर रीच को कमजोर कर सकता है, जो कि हिमालयन रीजन में रिटायर्ड और सर्विंग गोरखा सोल्जर्स के रूप में दिखाई देती है। इस पूरी अनईजी सिचुएशन पर इंडिया का सबसे कठोर विद्रोही चाइना का असर मंडरा रहा है, क्योंकि वो नेपाल में अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फुटप्रिंट धीरे धीरे बढ़ा रहा है। नेपाली गोरखास के रिक्रूटमेंट फ्रीज का एक और खतरनाक असर ये हो सकता है कि वो चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA में रिक्रूट हो जाएं। इसके अलावा हमें ये भी खबर मिल चुकी है कि करीबन 15,000 नेपाली यूथ रशियन आर्मी में यूक्रेन के बैटलफील्ड पर लड़ रहे हैं और इन्हीं सब चीजों ने इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में चिंता की लहर डाल दी है। हालांकि इसके चलते हमें कोई तुरंत साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सोचना भी काफी डरावना है कि गोरखास हिमालयन फ्रंटियर पर इंडिया के अगेंस्ट चाइना के लिए लड़ रहे होंगे। गोरखा रेजिमेंट ने इंडियन आर्मी को कई महान चीफ दिए हैं, जिसमें लेजेंडरी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और रिसेंट चीफ्स जैसे जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल विपिन रावत और अब के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान शामिल हैं। गोरखास के डिकेड लॉन्ग अरेंजमेंट ने दोनों देशों के लिए फायदा किया है। नेपाल की वीक इकोनॉमी के कारण वहाँ के यूथ के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड रही हैं, जिसके चलते इंडियन आर्मी में सेवा देना उनके लिए काफी लुक्रेटिव रहा है। पिछले 4 सालों में एक भी नेपाली गोरखा इंडियन आर्मी में रिक्रूट नहीं हुआ, जिसके कारण गोरखा रेजिमेंट्स में सोल्जर्स की संख्या गिर रही है, जो उनकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो अगले 10 सालों में इंडियन आर्मी में एक भी नेपाली नहीं बचेगा, जो इन हाई क्वालिटी सोल्जर्स को हमारी आर्मी से वंचित कर देगा। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 2022 में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि नेपाली गोरखास के लिए अलॉटेड वैकेंसीज को फिलहाल दूसरों को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ इंडियन कुमाऊनी और गढ़वाली यूथ को गोरखा रेजिमेंट्स में रिक्रूट किया गया है और उन यूथ की तलाश है जो हिल्स से हो और जिनके ट्रेड्स गोरखा जैसे हो। देखिए, ये सिर्फ एक्सेप्शनल फाइटिंग मैन का लॉस नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि नेपालीज का इंडियन आर्मी में होना इंडिया की हिमालयन रेंज में स्ट्रेटेजिक रीच के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये हमारे आईज एंड ईयर्स रहते हैं। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि कहीं नेपाली यूथ चाइना की आर्मी जाके ना ज्वाइन कर ले। देखिए, नेपाली गोरखास के रिक्रूटमेंट पर जो हॉल्ट आया है उसका असर सिर्फ इंडियन आर्मी पर नहीं बल्कि इंडिया और नेपाल के रिश्ते पर भी पड़ रहा है। और अगर यही हालत बनी रही तो आने वाले वक्त में हम एक ऐसी सेना को खो देंगे जो अपनी हिम्मत, वफादारी और ब्रेवरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लास्ट में सवाल ये नहीं है कि नेपाली गोरखास का फ्यूचर क्या होगा, सवाल ये है कि हम अपनी और अपनी आर्मी की इस लेगेसी को कैसे बनाए रखेंगे। क्या हम एक ऐसी दिशा में कदम उठा पाएंगे जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो, या फिर हम इस हेरिटेज को धीरे धीरे खो देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।